जैसा कि हिटलर ने अपनी पुस्तक मैन काम्फ में कहा था कि दुनिया भर में रहने वाले जर्मनों का एक राष्ट्र होना चाहिए, उसके इसी विचार का नेतृत्व युग चेकोस्लोवाकिया में किया नाजी दल के नेता हेनालिन ने, और उसने 24 अप्रैल 1938 को सुडेटन प्रांत, जिसमें जो जर्मन थे उनकी जनसंख्या कुल 35 लाख थी, अतः इस आधार पर कि वहाँ जर्मन रहते हैं, एक स्वशासन स्थापित करने की मांग की थी। और इस विवाद को सुलझाने के लिए अथवा चेकोस्लोवाकिया को ब्रिटेन से बचाने के लिए म्यूनिख में 29 सितंबर को 4 बड़े देशों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें फ्रांस का नेता था ददालिया तथा इंग्लैंड की ओर से प्रधानमंत्री चेम्बरलेन, इटली की ओर से मुसोलिनी और जर्मनी की ओर से हिटलर ने भाग लिया। परंतु इस समझौते का जो परिणाम निकला वो था 10 अक्टूबर तक सुडेटन, तो ना केवल सुडेटन जबकि उसके साथ 4 अन्य चेकोस्लोवाकिया के प्रदेशों पर जर्मनी के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि इससे पूर्व भी जो चेकोस्लोवाकिया के तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर विनीस, और जिन्होंने इस म्यूनिख के समझौते का इस्तीफा भी दे दिया था, डॉक्टर विनीस को 2 बड़ी शक्तियां फ्रांस और इंग्लैंड ने पहले ही एक सलाह दी थी कि संभव हो सके तो युद्ध की विभीषिका को टाल दिया जाए। इसका मतलब था कि सम्मेलन का वास्तविक उद्देश्य हिटलर को एक तरीके से संतुष्ट करना माना गया। और 15% तक यह शीशे के उद्योग, 59% टेक्सटाइल उद्योग, 33% इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, और चेकोस्लोवाकिया के 27 बड़े नगरों में से 14 बड़े नगर जर्मनी को हस्तगत कर लिया, जर्मनी को हस्तांतरित कर दिए गए। इसके बाद के परिवर्तन में डॉक्टर हाचा को चेकोस्लोवाकिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया, या वे बने। और इसी 15 मार्च 1939 को हिटलर ने उन्हें अपनी राजधानी बर्लिन बुलाया, और जर्मनी का संरक्षित राज्य उन्होंने बोहेमिया को घोषित करवा दिया। और जो बाकी हिस्सा था, चाहे वो एस्थोनिया हो, चाहे वो स्लोवाकिया हो, उनमें से अधिकांश पर हंगरी ने अधिकार कर लिया। तो हम पाएंगे कि हंगरी और जर्मनी ने साथ मिलकर चेकोस्लोवाकिया के प्रांत का पूर्णतः विघटन कर दिया। इसी प्रकार जर्मनी का जो दूसरा निशाना था चेकोस्लोवाकिया के बाद, वो था पोलैंड, परंतु उसकी जो वजह थी वो प्रथम विश्व युद्ध से सीधे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। डांजिंग बंदरगाह एक छोटी सी पट्टी है जो कि पूर्वी प्रशा, जो कि तकरीबन जर्मनी का पूर्वी भाग है, उसे पूर्वी साइबेरिया से जोड़ती है, और यही एकमात्र बंदरगाह है जो पोलैंड के पास है। प्रथम विश्व युद्ध में इस बंदरगाह को ना तो पोलैंड को दिया गया और ना इस पर जर्मनी का अधिकार माना गया, इसे एक स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। परंतु पोलैंड को यह अनुमति दी गई कि वह इस बंदरगाह का इस्तेमाल आयात निर्यात के लिए कर सकता है। तो यद्यपि 16 अप्रैल 1934 को हिटलर ने पोलैंड के साथ एक समझौता किया था सीमा संबंधी, पर 1939 की ग्रीष्म ऋतु में डांजिंग की ओर अपनी सेनाएं भेजकर इस समझौते को समाप्त कर दिया गया। 1 सितंबर 1939 को प्रातः 5:30 बजे जर्मनी की सेनाएं पोलैंड की सीमा में प्रवेश करती हैं डांजिंग को हस्तगत करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई बचाव जैसे म्यूनिख में हुआ था कि कोई कार्रवाई ना की गई हो। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने भी, चेम्बरलेन ने, फ्रांस के डिलाइए ने, पोप पायस द्वादश ने, यहाँ तक कि बेल्जियम के राजा ने भी, सभी ने अपील की थी, परंतु इन सभी की अपील व्यर्थ गई और जर्मनी ने पोलैंड पर तकरीबन 28 सितंबर को उसकी राजधानी वार्सा को हस्तगत कर लिया, 8 अक्टूबर को पॉलिश मार्ग को। हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात
पोलैंड का भी। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात कि पोलैंड का विघटन दो देशों के बीच हुआ। एक हिस्सा मिला जर्मनी को, दूसरा हिस्सा रशिया को, क्योंकि जिस समय वॉरसा का पतन हुआ था उसी दिन जर्मनी ने रूस के साथ एक मित्रता और सीमा संबंधी संधि की थी, जिसके बाद पोलैंड दो भागों में बांटा गया था। उसके पास केवल 40,000 वर्ग मील का मध्य पोलैंड का ही क्षेत्र शेष रह गया था। 9 अप्रैल 1940 को जर्मन सेनाओं ने कच्चे लोहे की उपलब्धता का एक बहाना देकर नॉर्वे पर आक्रमण किया। उसी दिन डेनमार्क पर आक्रमण भी किया गया, परंतु डेनमार्क ने बिना किसी प्रतिरोध के पराजय स्वीकार कर ली। यही नॉर्वे में भी हुआ था कि वहाँ नाजी दल की सरकार बन गई, या जब उसने अब स्वयं को जर्मनी का एक संरक्षित राज्य मान लिया। और तकरीबन 14 मई तक लक्समबर्ग में और हॉलैंड में, जहाँ की शासिका थी विल्हेल्मिना, और 27 मई को बेल्जियम में जर्मन सेनाओं ने प्रवेश कर जीत हासिल की। और इसके तकरीबन एक दिन बाद 28 मई को डनकर्क में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को पराजित किया था।